Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is comparison of DNA and RNA synthesis. तो स्टार्ट कर रहे हैं हम JCAT बायोकेमिस्ट्री। JCAT बायोकेमिस्ट्री के अंदर 4 टॉपिक्स हैं, जेनेटिक्स है, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स वाला और ओवरव्यू ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। 4 टॉपिक्स हैं और टोटल 10 MCQs आने हैं। हर टॉपिक से 2 या 3 MCQs आने हैं। और आपको बताता जाऊँ कि जो हार्मोन्स एंड द सिग्नल ट्रांसडक्शन है ये मुफ्त के नंबर है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से 2 या 3 MCQs कवर हो जाएंगे। जो जेनेटिक्स है वो भी इतना लेंथी नहीं है, तो वहाँ से भी 2 या 3 MCQs कवर हो जाएंगे। जो सबसे लंबा टॉपिक है वो ये वाला है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाला, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, पता नहीं किन किन के मेटाबॉलिज्म पढ़नी है। ये लेंथी टॉपिक है और यहाँ से भी 2 या 3 MCQs आने हैं। लेकिन जो सबसे इजी टॉपिक है और मुफ्त के नंबर है लिटरली, वो ये वाला टॉपिक है, हार्मोन्स एंड द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ DNA एंड RNA सिंथेसिस, और इनमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंपैरिजन के अंदर हम DNA और RNA सिंथेसिस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं DNA सिंथेसिस को। अब एक बात याद रखना कि जो DNA है वो DNA से बन सकता है, दिस इज कॉल्ड DNA रेप्लिकेशन, के रेप्लिकेशन से DNA बन गया, या फिर DNA RNA से बन सकता है। सिंथेसिस ऑफ DNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ DNA फ्रॉम RNA इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस के जो जेनेटिक्स के अंदर कोई भी अगर DNA RNA बनाना है, उनकी सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज DNA और RNA इन दोनों की सिंथेसिस 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होती है। क्लियर। और आपको ये पता होगा कि DNA इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर वाइल RNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दैट इज वाई कि जो DNA सिंथेसिस है उसमें दोनों स्ट्रैंड्स यूज होते हैं इन द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क, जिसके अंदर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो हम कंपैरिजन वगैरह पढ़ रहे थे। तो DNA की जो सिंथेसिस है उसको DNA रेप्लिकेशन कहते हैं, RNA की सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज DNA और RNA दोनों 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ही बनते होते हैं। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। DNA सिंथेसिस के अंदर दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। और जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इसमें से एक स्ट्रैंड ऐसा है जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड ऐसा होता है जो लैगिंग स्ट्रैंड है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी रेप्लिकेशन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। मतलब लीडिंग स्ट्रैंड इधर जा रहा है और लैगिंग वाला अवे मूव कर रहा है, लेकिन दोनों 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन में बनते होते हैं। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली बनता होता है कि कंटिन्यूसली DNA के न्यूक्लियोटाइड्स आई जा रहे हैं। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस फैशन में बनते हैं, और जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, और इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने वाला काम करता है आपका ग्लू विच इज लाइगेस। क्लियर। तो लाइगेस लिंक्स द DNA मॉलिक्यूल। तो ये मैंने बता दिया। जबकि RNA सिंथेसिस करवानी है तो RNA बनाने के लिए मुझे DNA का सिर्फ एक स्ट्रैंड चाहिए, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो स्ट्रैंड यूज होता है फॉर मेकिंग ऑफ RNA सिंथेसिस दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो कि RNA को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या कोडिंग स्ट्रैंड वगैरह भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर। अब जो DNA बनता है वो DNA तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन जो RNA बनता है DNA से वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। लाइक मैसेंजर RNA हो सकता है, राइबोसोमल RNA हो सकता है, tRNA हो सकता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA हो सकता है, माइक्रो RNA होता है। लेकिन जो DNA बनता है अपने DNA से वो
ऑलमोस्ट एक ही सेम टाइप का देखने को मिलता है। डीएनए को बनाने वाला जो एंजाइम है दिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होता है, यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर या जो बैक्टीरिया है उनके अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 होता है, क्लियर। और यूकैरियोट्स के अंदर जो पॉलीमरेज है उसके सब यूनिट होते हैं अल्फा, डेल्टा, ईटा, लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज डीएनए सिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 1 और 3 होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अल्फा, डेल्टा और ईटा होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है अब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का होता है जो तीनों आरएनए बनाता है। तीनों आरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3। जो 1 होता है वो बनाएगा राइबोसोमल आरएनए, जो 2 है वो मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा, और जो 3 वाला है वो टीआरएनए बनाएगा। तो जब मैं बायो पढ़ता था 9th-10th में तो मैं ऐसे याद रखता था आरएमटी से, पता नहीं क्या बनता था आरएमटी से, ये भूल गया, लेकिन इतना पता है कि आरएमटी से मैं याद रखता था कि जो 1 वाला है वो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आरएनए जो कि न्यूक्लियोलस में होता है। जो टाइप 2 वाला वो मैसेंजर आरएनए और माइक्रो आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा, और जो 3 वाला है वो टीआरएनए बनाएगा। उम्मीद है कि आपको कंपैरिजन समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं इन एंजाइम को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि जो डीएनए सिंथेसिस है उसको बनाने के लिए हमें प्राइमर चाहिए। डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। एंड आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड प्राइमेज, क्लियर, प्राइमेज। तो जो प्राइमर चाहिए फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड प्राइमर इज मेड बाय प्राइमेज। अब प्राइमर क्यों चाहिए, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए उसको प्राइमर चाहिए एंड प्राइमर इज मेड बाय प्राइमेज। और उसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 1। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड मैं तो भूल ही जाऊंगा, लेकिन आप ना भूलना कि जो प्राइमर है सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज, तोड़ने वाला एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 1। लेकिन प्राइमर चाहिए किसके लिए होता है, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 के लिए, टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन। जबकि आरएनए सिंथेसिस के लिए किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज, चाहे डीएनए बनाना है चाहे आरएनए बनाना है, दोनों 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनते होते हैं, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम। बस दोनों में फ़र्क क्या होगा, डीएनए के अंदर थाइमीन होता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। और थाइमीन और यूरेसिल में क्या फ़र्क है, अगर मैं यूरेसिल की मिथाइलेशन कर दूँ तो बन जाएगा थाइमीन, क्लियर। तो डीएनए के अंदर थाइमीन होता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। यूरेसिल की मिथाइलेशन करवा दूँ तो बन जाएगा थाइमीन, और मिथाइलेशन कराने के लिए टेट्रा हाइड्रोफोलेट चाहिए होते हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है इसका मतलब है ये देखना कि सारे न्यूक्लियोटाइड्स सही जगह पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। तो जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है दिस इज कॉल्ड 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। तो जो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस है मतलब बनेगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम। लेकिन अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया तो उसको निकालने के लिए एक्सोन्यूक्लियस है विच एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन 3 प्राइम to 5 प्राइम एंड द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज सीन बाय डीएनए पॉलीमरेज 3। बस आप ये याद रख लो, डीएनए पॉलीमरेज 3 सारा काम करेगा, क्लियर। लीडिंग को भी बढ़ाएगा, लैगिंग को भी बढ़ाएगा। मेन फंक्शनल एंजाइम इज 3। बस प्राइमर को तोड़ने वाला कौन है, डीएनए पॉलीमरेज 1, क्लियर। जो 1 वाला वो तोड़ देगा। तो डैट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है which is done by 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन आरएनए सिंथेसिस के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, क्लियर, ठीक हो गया। अब जो
डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन का मेन पर्पस है कि पूरे जीनोम को, जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है उसको कॉपी किया जा सके। लेकिन जो आरएनए सिंथेसिस है उसके अंदर स्पेसिफिक जीन को ही कॉपी किया जाता है। व्हाट आर द जीन्स? जीन्स आर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोडक्ट क्या बनती है? डीएनए ही बनता है विच इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और आरएनए सिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या है? आरएनए विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो डीएनए सिंथेसिस जिस पॉइंट पे स्टार्ट होती है, दीज आर कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? जिस पॉइंट पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है जीनोम में या डीएनए के ऊपर, जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जिस पॉइंट पर ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना होता है, दिस पॉइंट आर कॉल्ड प्रोमोटर रीजन। क्लियर? ठीक हो गया? तो प्रोमोटर रीजन ये वो पॉइंट है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए पे बाइंड करते हैं और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेनी है। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर कहने का मतलब है डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है। और प्रोमोटर वो एरिया है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। और जो प्रोमोटर और जो आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये वो एरियाज है जहाँ पर इनिशिएशन होनी है। और जहाँ से इनिशिएशन होनी है उस जगह पर टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब वहाँ पर एडेनिन थायमीन वाले न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे होते हैं। तो दिस इज़ अनदर हाई यील्ड डिफरेंसेस। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी टर्मिनेशन कराने वाली प्रोटीन इज़ TUS। लेकिन जो आरएनए सिंथेसिस है उसकी टर्मिनेशन कराने वाली प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड रो प्रोटीन। रो RHO रो प्रोटीन्स होती है। जो डीएनए सिंथेसिस है ये कौन से फेज में होती है? रट्टा मार लो, S फेज में होती है। लेकिन जो आरएनए सिंथेसिस है वो थ्रू आउट द इंटरफेस देखने को मिलती है। डीएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और भी एंजाइम्स चाहिए, एंड आरएनए सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होता है। तो ये सारे मैंने कंपैरिजन वगैरह कर दिए हैं, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स वगैरह मैंने बना दिया है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था डीएनए और आरएनए सिंथेसिस का डिफरेंस। तो लेट्स रिवाइज। प्राइमर किसको चाहिए होता है? डीएनए के लिए। प्रूफ रीडिंग किस में होती है? डीएनए में होती है। थायमीन किस में होता है? डीएनए में होता है। यूरेसिल किस में होता है? टीआरएनए में होता है। होल जीनोम, पूरे के पूरे जीनोम की कॉपी करानी है, डीएनए सिंथेसिस। सिंगल जीन की कॉपी करवानी है, आरएनए सिंथेसिस। एस फेस में कौन सा होता है? डीएनए सिंथेसिस। पूरे इंटरफेस में होता है आरएनए सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस से प्राइमर को काट देता है, प्राइमर की एक्सीजन करवाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? बनाता भी है, प्रूफ रीडिंग भी करता है। बनाता कैसे है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। प्रूफ रीडिंग कैसे करता है? 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। और इसके लिए प्राइमर चाहिए होते हैं। टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, इनका क्या काम है? दीज आर द साइट्स इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और प्रोमोटर सीक्वेंस। क्लियर? ठीक हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन कब खत्म होती है? TUS प्रोटीन से। आरएनए रेप्लिकेशन आरएनए सिंथेसिस कब खत्म होती है? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। तो अब तक हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया है, कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी और ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली बनेगा और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूस बनता है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, उनको जोड़ने वाला काम लाइगेज करता है। क्लियर? और ये डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला होगा और जो न्यू स्ट्रैंड होगा वो डॉटर वाला होगा। आधा
पेरेंट वाला, आधा न्यू बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स होती है यूकैरियोट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये वो सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर या जीनोम के अंदर जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। इस जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड दिस इज सिंगल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीपल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। क्लियर। तो एक बात रट्टा मारना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और प्रोमोटर सीक्वेंस, इनके अंदर एडेनिन थायमिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स, तो ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क एक पूरा वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्लियर, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और फिर जो पूरा वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर। और दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड जिसकी सिंथेसिस टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एंजाइम इज हेलिकेस। हेलिकेस ये वो एंजाइम है जो डीएनए को अनवाइंड करेगा। डीएनए डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है, उसकी अनवाइंडिंग करना एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज डन बाय हेलिकेस। तो हेलिकेस क्या करता है? अनजिपिंग करता है। क्लियर, ठीक हो गया। हेलिकेस हाफ्स द डीएनए मॉलिक्यूल, और अगर हेलिकेस डेफिशिएंट हो जाए तो डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो सकती एंड दिस इज डिफेक्टिव इन केस ऑफ ब्लूम सिंड्रोम। ब्लूम सिंड्रोम BLM जीन की म्यूटेशन होती है। फिर उसके बाद आपने डीएनए को अनजिप तो कर दिया है, लेकिन कहीं ये वापस जिप ना कर जाए, कहीं ये वापस अपनी सिचुएशन में वापस ना आ जाए, या डीएनए खुल गया है तो उसको हमारे न्यूक्लियसेस ना डिस्ट्रॉय कर दे, तो इसकी प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है। एंड दिस प्रोटेक्शन इज डन बाय सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP ये करती क्या है? ये करती है रीअनीलिंग को प्रिवेंट करती है। रीअनीलिंग का मतलब है कि सिंगल स्ट्रैंड से वापस डबल स्ट्रैंड पे ना आ जाए, या फिर न्यूक्लियस से बचाना। दिस इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP, स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखना। नेक्स्ट कम डीएनए टोपोआइसोमेरेज। दीज आर वेरी हाई यील्ड एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स काम करती है। तो ये जो डीएनए टोपोआइसोमेरेज है, अब आप यहाँ देखो, जब डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है, अनजिप हो जाता है, तो उसमें सुपर कॉइलिंग ना हो जाए। जिस तरह धागे के अंदर सुपर कॉइलिंग हो जाती है, तो उस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? टोपोआइसोमेरेज। तो जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो यहाँ पर सुपर कॉइलिंग ना हो जाए। दिस इज प्रिवेंटेड बाय द एंजाइम विच इज कॉल्ड डीएनए टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, तो ये डीएनए टोपोआइसोमेरेज है जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करता है। अब ये सुपर कॉइल्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये क्या करते हैं? सुपर कॉइल्स को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। अब ये सुपर कॉइल्स क्यों बन जाते हैं? अंडर वाइंडिंग या ओवर वाइंडिंग की वजह से। बस ये रट्टा मारना कि जो टोपोआइसोमेरेज है दे रिलीव्स सुपर कॉइलिंग को खत्म कर देते हैं। अब एक बात रट्टा मारना कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में topoisomerase type 2 which is called DNA gyrase and topoisomerase type 4 these are inhibited by fluoroquinolones। तो जो ciprofloxacin है वो क्या करती है? topoisomerase 2 which is called gyrase and topoisomerase 4 इसको इनहिबिट करती है fluoroquinolones, ciprofloxacin। और यूकैरियोट्स के अंदर, हमारे अंदर दो कैंसर वाले ड्रग्स है, एक है टिकान्स और दूसरी टेनिपोसाइड, एटिपोसाइड। जो अरेनियोटिकान और टोपोटिकान है ये क्या करती है? टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करती है। क्लियर, अरेनियोटिकान से 1 रट्टा मार सकते हो, और एटिपोसाइड और टेनिपोसाइड ये 2 को इनहिबिट करती है। दिस इज वेरी हाई यील्ड MCQ। नेक्स्ट इज प्राइमेज पे चलते हैं। नाम से लग रहा है कि ये क्या बनाएगा? RNA प्राइमर बनाएगा। क्या बनाएगा? RNA प्राइमर बनाएगा। और ये RNA प्राइमर पॉलीमरेज 3 के लिए चाहिए होता है टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, क्योंकि मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 और 1 दीज आर द मेन एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को बनाता होता है। ठीक हो गया। कैसे बनाएगा? डीऑक्सी
न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा 3 एंड पर और 5 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके पास 2 पावर होती है बनाने के लिए 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम, लेकिन प्रूफ रीडिंग करनी है तो उल्टा हो जाएगा 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेजेस। ठीक हो गया। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देती है। कैसे ब्लॉक कर देती है? वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मॉडिफाई कर देती है। अब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर एक न्यूक्लियोटाइड का 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 फॉस्फेट ग्रुप है। इनके दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मॉडिफाई कर देती है, जिसकी वजह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकता, एंड दीज ड्रग्स आर कॉल्ड चेन टर्मिनेटर्स। क्लियर? कौन सी ड्रग्स होती है? चेन टर्मिनेटर्स होती है। इसके बाद आगे चलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि प्राइमर को तोड़ देता है और उसको डीएनए से रिप्लेस कर देता है। और तोड़ने के लिए 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये 3 MCQs है, पढ़ के जाना। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट क्रिएट हो जाते थे, उनको जोड़ना और जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड चाहिए। 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज डन बाय डीएनए लाइगेज। क्लियर? जोड़ने वाला, लाइगेट करने वाला। एंड लास्ट इज डीएनए टीलोमरेज। ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, कैंसर सेल में या स्टेम सेल्स में होता है। रट्टा मारना कि जब भी कोई रेप्लिकेशन होती है या सेल डिवीजन होती है तो जो एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वहाँ पर डीएनए लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्टेज ऐसी आती है सेल डिवाइड करना ही छोड़ देता है। तो उन क्रोमोसोम के एंड्स पर डीएनए ऐड करते रहना। दिस इज डन बाय टीलोमरेज। क्लियर? तो टीलोमरेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। डैट मीन्स कि ये आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है? डीएनए में कन्वर्ट करता है। और ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। और ये कौन सी होती है? टैग को रट्टा मारना, TTAGG टू द 3 एंड ऑफ क्रोमोसोम, ताकि हर रेप्लिकेशन के साथ जेनेटिक मटेरियल लॉस होता है वो कंपनसेट हो जाए। अब जो टीलोमरेज है ये अप रेगुलेट होता है स्टेम सेल के अंदर और कैंसर सेल के अंदर, और ये कम होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या प्रोजीरिया का मतलब है प्री मैच्योर एजिंग। क्लियर? तो ये मिमोनिक बताया हुआ है तो इसको छोड़ो आप, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। दिस वाज डीएनए सिंथेसिस वाले एंजाइम्स। तो लेट्स टॉक अबाउट आरएनए सिंथेसिस। अब आरएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसके मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं, वो सारे आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएमटी से रट्टा मारना। और जो आरएनए पॉलीमरेज है बैक्टीरिया वाला, उसको इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक्स है रिफामाइसिन, रिफेम्पिन पड़ा होगा, जो कि टीबी की दवाई होती है। एंड दे इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब है डीएनए से आरएनए बनाना इन द प्रोकैरियोट्स। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये था प्रोकैरियोट्स का। अब यूकैरियोट्स में आती है। यूकैरियोट्स में 3 होते हैं, 1 2 3। जो 1 होता है वो बनाता है राइबोसोमल आरएनए। क्या बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? अब जो राइबोसोमल आरएनए होता है हमारे अंदर वो मैं लिख देता हूँ 28S का होता है, 18S का होता है और 5.8S का होता है। आई डोंट थिंक सो कि MCQ आएंगे। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो राइबोसोमल आरएनए 1 बनाएगा, 1 वाला राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। एंड दिस इज द राइबोसोमल आरएनए। ये सबसे ज़्यादा कॉमन आरएनए होता है, मोस्ट कॉमन ये होता है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। और एक और बात रट्टा मारना कि राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोम्स बनते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज 2 वो बनाता है माइक्रो आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इनहिबिटेड बाय अल्फा एमानिडिन विच इज प्रेजेंट इन एमानिडा फाइलॉइड्स। एक मशरूम होता है, दिस इज कॉल्ड डेथ कैप, मौत की घंटी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और ये लीवर को डैमेज कर देता है, डिजेंट्री करवा देता है। क्लियर? इसके बाद है आपका आरएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। वो भी कौन सा वाला? 5S वाला। रट्टा मार लेना, जो 1 वाला था वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, लेकिन कौन से वाला? 28S, 18S, 5.8S। जो 3 वाला वो 5S वाला बनाता है और मोस्टली tRNA बनाता है। जो tRNA है दिस इज टाइनी आरएनए, जबकि mRNA इज मैसिव आरएनए। क्लियर? अब आरएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। क्लियर?
ठीक हो गया, लेकिन कैबट कैन इनिशिएट चेन सिंथेसिस, और जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है इट कैन ओपन डीएनए एट द प्रोमोटर साइट जस्ट लाइक हेलिकेज काम करता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एक ड्रग होती है डेक्टिनोमाइसिन विच इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज वेदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये हम पढ़ेंगे कैंसर के अंदर हीमाटोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर। क्लियर, डेक्टिनोमाइसिन कि ये डीएनए के अंदर घुस जाती है, आरएनए के सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देती होती है। सही हो गया, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो ये हो गया आरएनए के सिंथेसिस के बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आती है आरएनए सिंथेसिस के बारे में जो शायद स्कैटर्ड लिखी हुई है, बट आई कैन एक्सप्लेन थोड़ा सा जल्दी में कि जो आरएनए बनता होता है ना, जो इनिशियली जो आरएनए बनता होता है वो कैसा होता है, विच इज़ द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, फिर हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में मॉडिफिकेशंस होती है। फॉर एग्जांपल इसका जो 5 एंड है वहाँ पर कैप ऐड कर दी जाती है, 5 एंड के ऊपर कैप ऐड की जाती है। क्लियर, अब जो कैप होती है वो 7 मिथाइल जीटीपी की बनती है एंड दिस इज को ट्रांसक्रिप्शनल, दैट मीन्स दिस कैप इज एडिड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसके बाद जो उसका 3 एंड है विच इज़ हाइड्रोक्सल ग्रुप, वहाँ पर पॉली एडिनाइलेशन होती है, बहुत सारे एडिनिन ग्रुप ऐड किए जाते हैं, यानी जो उसका कैप है वहाँ पे 7 मिथाइल जीटीपी होगा और जो 3 एंड है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पॉली ए टेल देखने को मिलती है। दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, और इसके साथ इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है, एक्सॉन्स को इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज एक्सॉन्स के अंदर ही एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो फंक्शनल आरएनए या प्रोटीन के लिए चाहिए होती है। डीएनए के अंदर 2 पोर्शंस होते हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फॉर एक्सप्रेशन, लेकिन इंट्रॉन्स प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक अलग टॉपिक आएगा। क्लियर, ठीक हो गया। अब जो डिफरेंट एक्सॉन्स हैं उनको मिलाने से हम बहुत सारी डिफरेंट यूनिक प्रोटीन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्सॉन 1 2 3 4 5 है, अगर हम 1 2 3 को मिलाएं तो एक नई प्रोटीन बनेगी, 3 4 5 को मिलाएं नई प्रोटीन बनेगी, 1 3 4 5 6 को मिलाएं तो एक अलग प्रोटीन बनेगी। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब है कि डिफरेंट एक्सॉन्स को मिलाने से मैं डिफरेंट प्रोटीन्स बना लूँगा। इंट्रॉन्स आर द इंटरवीनिंग सीक्वेंस, जो कि इंटरवीन करते हैं, दे डज नॉट कोड प्रोटीन्स, लेकिन ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। इंट्रॉन्स न्यूक्लियस में रह जाते हैं और एक्सॉन्स एग्जिट कर जाते हैं और एक्सप्रेस कर जाते हैं। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ये वो मैकेनिज्म है जिसमें एक सिंगल हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जो डीएनए से बनता है ताज़ा, दिस इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, उससे मैं डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बना लूँगा। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, कुछ सिक्रेटेड प्रोटीन होती है। मसल्स के अंदर ट्रोपोमायोसिन के बहुत सारी वेरिएंट्स होती हैं, वो भी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से बनते हैं। डोपामीन के रिसेप्टर्स वो भी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से बनते हैं। जो ट्यूमर सेल है वो होस्ट डिफेंस से बच जाते हैं वाया अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इनकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो यह बात आपने रट्टा मार लेनी है। तो ये बताया कैप के ऊपर 7 मिथाइल जीटीपी था, टेल के ऊपर पॉली एडिनाइलेशन हो गई है और फिर इंट्रॉन्स को निकाल दिया गया है। दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। तो कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग के बाद जो आरएनए बनता है दिस इज मैसेंजर आरएनए, फिर ये साइटोसोल में जाता है ताकि वहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस बना सके। जो मैसेंजर आरएनए है पहले साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ पे पी बॉडीज होती है विच कंटेन एक्सोन्यूक्लियसिस, डी कैपिंग एंजाइम और माइक्रो आरएनए। वहाँ पर जो पी बॉडीज हैं, पी बॉडीज की कंपोजिशन पूछी जाएगी कि उसमें एक्सोन्यूक्लियसिस होते हैं, कैप को उड़ाने वाला एंजाइम है, और माइक्रो आरएनए है। अब माइक्रो आरएनए क्या करते हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब जो पी बॉडीज है उसमें आरएनए को तोड़ दिया जाता है वाया एक्सोन्यूक्लियसिस या फिर स्टोर कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर ट्रांसलेशन। फिर यहाँ पे एक एमसीक्यू बताया है कि जो टेल पर पॉली ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली एडिनाइलेशन होती है, उसके लिए किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये पॉली एडिनाइलेशन ना हो तो फिर एमआरएनए पहले ही टूट जाएगा ट्रांसलेशन से पहले ही। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद एक सीक्वेंस होता है, दिस इज कॉल्ड कोजैक सीक्वेंस। दिस इज द प्रोमोटर सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है दिस इज कोजैक सीक्वेंस। ये वो सीक्वेंस है जो कि क्या करता है,
सॉरी ये ट्रांसलेशन के अंदर सीक्वेंस होता है। जो इनिशिएशन साइट होती है ट्रांसलेशन की, दिस इज कोजैक सीक्वेंस। तो ये वो सीक्वेंस है जो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट को mRNA से जोड़ता होता है। अगर कोजैक सीक्वेंस में म्यूटेशन आ जाए तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम डज नॉट अटैच टू द मैसेंजर RNA। स्मॉल सब यूनिट कितने का होता है? 40S का होता है हमारे अंदर, तो वो जुड़ेगा नहीं, तो प्रोटीन के सिंथेसिस कम हो जाएगी एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ बीटा थैलासीमिया। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो अच्छा, मैंने बताया था कि इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है, एक्सॉन्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इंट्रॉन्स को निकालने वाली प्रोटीन इज सप्लाइसोसोम। तो जो वो प्रोसेस, अच्छा, जो पहले हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA बनता है उसमें से इंट्रॉन्स को निकाला जाता है वाया सप्लाइसोसोम। इसके ज़रिए जो प्री mRNA होता है वो मैच्योर RNA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया? जो इंट्रॉन्स होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो स्टार्ट होते हैं GU से और एंड किस पे होते हैं? AG पे एंड होते हैं। GU से स्टार्ट हुए और AG पर आके ख़त्म हो गए। देखो, GU से स्टार्ट हुए और AG पे आके ख़त्म हो गए। क्लियर? तो आपने ये रट्टा मारना है। अब ये जो प्रोटीन होती है सप्लाइसोसोम वाली जो प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड SNRP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, दिस इज द सप्लाइसोसोम प्रोटीन, जो कि इंट्रॉन्स को निकालती होती है। अगर इस प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाए, डिजीज इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की असेंबली खराब होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि SMN प्रोटीन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न है वो डीजेनरेट हो जाएगा। एंटीरियर हॉर्न कंटेन्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स, दैट इज व्हाई पेशेंट विल प्रेजेंट लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। सिमेट्रिकल वीकनेस होती है, दिस इज कॉल्ड फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। क्लियर? तो जो सप्लाइसोसोम है उसके अंदर दो प्रोटीन्स होती है, स्मॉल न्यूक्लियर, इनमें प्रोटीन कौन सी होती है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन विच आर बाउंड टू द स्मिथ प्रोटीन। किससे बाउंड होती है? स्मिथ प्रोटीन से बाउंड होती है। क्लियर? ठीक हो गया। और अगर इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाए, विच इज द anti-U1 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, दिस इज सीन इन केस ऑफ मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। और मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में SSP रट्टा मारना। SSP से क्या बनता है? मेरे जहन में तो सेहत सहूलत प्रोग्राम आ गया, लेकिन ये वो नहीं है। SLE सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंड पोलीमायोसाइटिस। उम्मीद है कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, और मैंने कंपैरिजन भी करके बता दिया है कि हाउ टू डिफरेंशिएट दैट। तो यहाँ तक मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो क्या काम करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।